आज हम डिस्कस कर रहे हैं सॉइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग में चैप्टर नंबर 5 इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है जी, इफेक्टिव स्ट्रेस में हम लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था स्ट्रेसेस इन सब सॉइल। तो सब सॉइल में कौन कौन से स्ट्रेसेस जो हैं होती हैं और जो हमारे द फोर्सेस डेवलप इन द सब सॉइल बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर यूनिट कांटेक्ट एरिया अंडर द सब सॉइल। ठीक है जी, कॉल्ड द सब सॉइल स्ट्रेसेस। ठीक है जी, तो कुछ हमने डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग समझा था टोटल स्ट्रेस क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेस के बारे में जाना। ठीक है जी, अब हम पोर वाटर प्रेशर के बारे में जानेंगे, न्यूट्रल स्ट्रेसेस क्या होती हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले हमारा क्या है टोटल स्ट्रेस। ठीक है जी, तो टोटल स्ट्रेस क्या रहेगी? टोटल स्ट्रेस वो स्ट्रेसेस होती हैं, इट इज डिफाइंड एज द टोटल लोड पर यूनिट टोटल लोड ऑफ द सॉइल मास पर यूनिट एरिया। ठीक है जी, तो टोटल लोड ऑफ द सॉइल मास पर यूनिट एरिया जब हम डिफाइन करते हैं टोटल स्ट्रेस को, और इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, और सिग्मा इज इक्वल टू होता है हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर। इस टर्म में अगर हम इफेक्टिव स्ट्रेस की टर्म में अगर हम डिस्कस करेंगे तो टोटल स्ट्रेस इक्वल टू रहेगी इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर। ओके, तो और अगर मैं यहाँ पे देखूं तो हमारी वैसे स्ट्रेस क्या है, टोटल स्ट्रेस क्या है यहाँ पे, लोड पर यूनिट एरिया, लोड पर यूनिट एरिया। तो P यहाँ पे क्या है, लोड ऑफ द सॉइल मास पर यूनिट एरिया। ठीक है जी, तो ये हमारी स्ट्रेसेस हैं, इस डिफाइन की हम लास्ट में इसको डिटेल में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया इफेक्टिव स्ट्रेसेस क्या होती हैं, इफेक्टिव स्ट्रेसेस के बारे में भी जाना था। ठीक है जी, इफेक्टिव स्ट्रेसेस। ओके, तो इफेक्टिव स्ट्रेसेस की बात करते हैं। तो इफेक्टिव स्ट्रेस होता क्या है, ये जो वो स्ट्रेसेस होती हैं, द स्ट्रेसेस ट्रांसमिटेड फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल ऑफ सॉइल मास फ्रॉम देयर थ्रू देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर टर्म्ड एज इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस वो स्ट्रेसेस हैं जब पार्टिकल टू पार्टिकल जो फोर्सेस ट्रांसमिटेड होती हैं थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, थ्रू देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है जी, उसको हम क्या बोलेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेसेस। तो इफेक्टिव स्ट्रेसेस को डिनोट करते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। तो सिग्मा इफेक्टिव से, सिग्मा इफेक्टिव से हम क्या करते हैं, सिग्मा बार से हम क्या करेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेसेस को डिनोट करते हैं, और हम इनको और नाम क्या देते हैं, इंटरग्रेनुलर स्ट्रेसेस। ठीक है, तो इंटरग्रेनुलर स्ट्रेसेस भी इनका क्या हम बोल सकते हैं, इंटरग्रेनुलर स्ट्रेसेस। ठीक है जी, तो इंटरग्रेनुलर स्ट्रेसेस वो स्ट्रेसेस होती हैं जो ग्रेनुलर टू ग्रेनुलर क्या करती हैं, ट्रांसमिटेड होती हैं, जो फोर्सेस फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज टर्म्ड एज द इंटरग्रेनुलर स्ट्रेसेस। ठीक है, तो एक यहाँ पे टर्म जो है इफेक्टिव स्ट्रेसेस में, तो हमारे जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो इक्वल टू क्या रहेगा, यहाँ से अगर मैं इस इक्वेशन को उठाऊं तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखूं इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो इसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं ये इक्वेशन बहुत ही यूजफुल इक्वेशन रहेगी। हम क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो कंस्ट्रक्ट करने के बाद जो अंडर द सोइल जो रिएक्शन है सोइल का, अंडर द प्रेशर, वाटर प्रेशर, अंडर द न्यूट्रल स्ट्रेसेस, जो टोटल स्ट्रेसेस में जो रिएक्शंस हो रही हैं वो कैसी हैं वो हमें नहीं पता रहती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशंस के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, उसको उनकी इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड करेंगे। तो इसमें क्या रहेगा, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि वाटर टेबल अगर राइज कर जाता है तो वाटर टेबल राइज करेगा तो पोर वाटर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा ना सब सॉइल में। तो वाटर जो है वाटर टेबल इंक्रीज होने की वजह से पोर वाटर प्रेशर जो हमारी वॉइड्स हैं सॉइल में, तो उनमें क्या है वाटर एंटर कर जाएगा। तो वाटर एंटर करने की वजह से जो स्ट्रेसेस या तो एक्सटर्नल स्ट्रेसेस लगेंगी या हमारे स्ट्रक्चर पे क्या है लोड, उसका सेल्फ वेट है। तो सेल्फ वेट जैसे जैसे हम अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वैसे तो हमारा जो डिजाइन है, जो सॉइल है, सॉइल की पूरी टेस्टिंग के बाद हम क्या करते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। बट अगर हमारे स्काई स्क्रैपर्स की बात करें तो वहां पे फ्लोर टू फ्लोर, जैसे जैसे हम फ्लोर टू फ्लोर हमारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते जाएंगे तो लोड क्या, उसका जो सेल्फ वेट है, जो डेड वेट है, वो क्या होगा, ये इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज होने की वजह से जो रिएक्शन होगी अंडर द सब सोइल में, जो स्ट्रेसेस
क्रिएट होंगी वो क्या होंगी, अपनी रिएक्शन क्रिएट करेंगी। तो वो अगर मैं पोर वाटर प्रेशर की बात करता हूं, अगर पोर वाटर प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज होता है, ठीक है, तो पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से इफेक्टिव स्ट्रेस पे क्या असर होता है, इसमें इससे पहले एक चीज और समझिए, अगर मैं यहां पे बात करूं पोर वाटर प्रेशर की, यहां पे पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज होता है तो हमारा टोटल स्ट्रेस भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अगर टोटल स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कोई भी असर नहीं है, मतलब हमारा जो सोइल है या हमारा स्ट्रक्चर है बिल्कुल सेफ है, टोटल स्ट्रेस से हमें कोई खतरा नहीं है, ठीक है, हमारे स्ट्रक्चर को कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेसेस भी बढ़ती हैं तो हमारी टोटल स्ट्रेस भी बढ़ेगी, हमारा पोर वाटर प्रेशर भी बढ़ता है तो हमारी टोटल स्ट्रेस जो है वो क्या होती है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। इससे हमारे जो स्ट्रक्चर पे कोई इफेक्ट नहीं है। अगर मैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग समझूं तो पोर वाटर प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हुआ तो टोटल स्ट्रेस में से पोर वाटर प्रेशर क्या है, इंक्रीज हो रहा है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होंगी, यहाँ पे डिक्रीज होंगी। तो इफेक्टिव स्ट्रेसेस जब डिक्रीज होंगी, हमें पता है इफेक्टिव स्ट्रेसेस क्या होती हैं, particle the forces transmitted through particle to particle through their point of contact, it is known as effective stresses या intergranular stresses। तो ग्रैनुलर टू ग्रैनुलर जो फोर्सेस ट्रांसमिटेड होती हैं थ्रू देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एरिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरग्रैनुलर स्ट्रेसेस। तो इंटरग्रैनुलर स्ट्रेसेस क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। अगर इंटरग्रैनुलर स्ट्रेसेस डिक्रीज हुई तो कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो कंप्रेसिबिलिटी इंक्रीज होगी तो शीयरिंग स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी, बीयरिंग कैपेसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो बहुत सारी जो मेन प्रॉपर्टीज रहती हैं सोइल की और उसकी जो स्ट्रेंथ है सोइल की वो डिक्रीज होगी। तो स्ट्रेंथ डिक्रीज होने की वजह से, कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होने की वजह से हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या कर सकता है, सेटलमेंट आ सकती है उसमें, या यूनिफॉर्म सेटलमेंट आए, या हमारे डिफरेंशियल सेटलमेंट आए, या टिल्टिंग आए, ठीक है। तो अलग अलग जो इफेक्ट हैं वो आ सकते हैं ड्यू टू द स्ट्रेसेस इन द सबसोइल। ओके, तो ये हमारे पोर वाटर प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाएगा, क्योंकि हम जो अंडर द कंस्ट्रक्शन, जब हम आफ्टर द कंस्ट्रक्शन बात करें तो आफ्टर द कंस्ट्रक्शन जो सोइल है वो नीचे कैसे बिहेव कर रही है, अंडर द स्ट्रक्चर जो सोइल है वो कैसे रिएक्शन कर रही है वो हमें नहीं पता रहता है। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो हम इसकी हेल्प से ले सकते हैं। तो ये हमारा पोर वाटर, अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ टोटल स्ट्रेस की, अगर टोटल स्ट्रेस इंक्रीज होती है, टोटल स्ट्रेस इंक्रीज होती है तो इफेक्टिव स्ट्रेस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है जी। टोटल स्ट्रेस इंक्रीज होती है तो इफेक्टिव स्ट्रेस भी इंक्रीज होगी, तो कोई असर नहीं है, ठीक है। तो हमारा पोर वाटर प्रेशर जो है उसका इफेक्ट जो है बहुत बढ़ता है जो हमारी सोइल्स हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, टोटल स्ट्रेस और इफेक्टिव स्ट्रेस कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं और बहुत सारी जो इक्वेशंस इस प्रॉब्लम्स हैं हमारे सोइल इंजीनियरिंग में उसको सॉल्व करने में और उसकी जो सोइल इंजीनियर से इंफॉर्मेशन कन्वे करने में हेल्प करती हैं, इस तरह की जो कॉन्सेप्ट रहेंगे। उसके बाद मैं बात करता हूं न्यूट्रल स्ट्रेस की। तो न्यूट्रल स्ट्रेस क्या है, न्यूट्रल स्ट्रेस, तो इट द स्ट्रेस इंड्यूस्ड ड्यू टू द फीलिंग ऑफ पोर वाटर, द स्ट्रेस इंड्यूस्ड due to filling of pore water, filling of pore water in the voids of the soil mass, in the voids of the soil mass which tries to separate separate out the soil grains
is termed as neutral stress ठीक है जी. It is also known as pore water pressure. It is also known as pore water pressure. ठीक है जी. तो पोर वाटर प्रेशर भी इसको हम नाम देते हैं न्यूट्रल स्ट्रेसेस को. तो इट इज डिनोटेड बाय म्यू. इट इज डिनोटेड बाय म्यू. ठीक है जी. तो म्यू इज इक्वल टू क्या रहेगा, हमें पता है टोटल स्ट्रेस क्या होती है. टोटल स्ट्रेस इज इक्वल टू इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर. ये इक्वेशन हमने डिस्कस कर ली है. और सेकंड वन जो इक्वेशन हमने डिस्कस की, इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू द टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर. ये सेकंड इक्वेशन हमने डिस्कस की है. अब हम देख रहे हैं पोर वाटर प्रेशर को. ठीक है जी. तो हम इसको म्यू से या डिनोट करते हैं, स्मॉल यू से हम इसको डिनोट कर सकते हैं प्योर वाटर प्रेशर को. ठीक है जी. तो पोर वाटर प्रेशर जो रहेगा इज इक्वल टू क्या रहेगा, effective stresses pore water pressure unit weight of water into height. unit weight of water into height. ये कैसे आया इसके बारे में देखते हो. जैसे पोर वाटर प्रेशर अगर समझे तो इक्वल टू क्या है, सिग्मा. अगर इस टर्म के अकॉर्डिंग समझे तो क्या रहेगा, सिग्मा इज इक्वल माइनस सिग्मा इफेक्टिव. इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, टोटल स्ट्रेस में से अगर इफेक्टिव स्ट्रेसेस डिक्रीज होती है तो पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज होगा. अगर यहाँ पे टोटल अगर इफेक्टिव स्ट्रेसेस डिक्रीज होंगी, सॉरी यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेसेस इंक्रीज होंगी तो क्या होगा, जो पोर वाटर प्रेशर है वो डिक्रीज होगा. ठीक है. तो पोर वाटर प्रेशर डिक्रीज होगा तो स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी. बेरिंग कैपेसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी. अगर टोटल स्ट्रेसेस क्या होंगी, यहाँ पे एक टर्म और ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा रहेगा यहाँ पे समझना. अगर टोटल स्ट्रेस क्या होंगी, इंक्रीज होती हैं तो पोर वाटर प्रेशर क्या होगा, पोर वाटर प्रेशर भी इंक्रीज होगा. ये भी टर्म बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी. ठीक है. अगर टोटल स्ट्रेस भी ज्यादा इंक्रीज होती है तो पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज होगा. पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होती है. कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होने की वजह से शीयरिंग स्ट्रेंथ और बीयरिंग कैपेसिटी लो होती है. ठीक है. तो हमारा स्ट्रक्चर जो है वो इफेक्ट हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है, सेटलमेंट्स आ सकती हैं. ठीक है. तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाएगा, न्यूट्रल स्ट्रेसेस, पोर वाटर प्रेशर. तो न्यूट्रल स्ट्रेसेस होती क्या है, जैसे हमारे पास सोइल ग्रेन्स है. ये मान लीजिए ये हमारे क्या है, सोइल ग्रेन्स है. कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे शो करता हूँ. ठीक है. तो वाटर क्या है, इसके वर्ड्स में क्या है, वर्ड्स में इस तरह से प्रेजेंट है. ठीक है. तो इसके जो वाटर है कैसे पोर वाटर प्रेशर रिएक्ट करेगा, अगर स्ट्रेसेस बढ़ेगी, एक्सटर्नल स्ट्रेसेस बढ़ेगी तो पोर वाटर प्रेशर क्या करेगा, इसको इस तरह से इंक्रीज होगा. ठीक है. इन ग्रैनुलर टू जो होगा हमारा स्ट्रेसेस बढ़ेंगी. ठीक है जी. तो अगर हम मैं बात करूं यूनिट वेट ऑफ वाटर, हाइट ऑफ द सैचुरेटेड सोइल, मास, तो इसमें इसके अकॉर्डिंग जो पोर वाटर प्रेशर है वो क्या है, यूनिट वेट, जितना वाटर का यूनिट वेट है इनटू हाइट क्या है. ठीक है जी. हाइट ऑफ सैचुरेटेड सोइल मास, हाइट ऑफ सैचुरेटेड सोइल मास. तो सैचुरेटेड सोइल मास की हाइट क्या रहेगी, तो उस क्योंकि सैचुरेटेड सोइल में क्या है, हमारी जो 100% सैचुरेशन है उसमें वॉइड्स में क्या है, वाटर भी तो है. तो वाटर वॉइड्स में 100% रहेगा तो पोर वाटर प्रेशर ड्यू टू द एक्सटर्नल लोडिंग सेल्फ वेट के क्या होगा, इंक्रीज होगा. ठीक है जी. तो ये फोर्सेस जो रहेंगी वो क्या हमारे पोर वाटर प्रेशर है. तो इसका कॉन्सेप्ट है, द इफेक्ट ऑफ न्यूट्रल स्ट्रेसेस is to increase the volume and decrease the frictional resistance of soil mass. तो ये बात ध्यान रखनी है हमने, जो न्यूट्रल स्ट्रेसेस का इफेक्ट होता है वो क्या है, वॉल्यूम जो है हमारे सोइल मास की वो क्या कर देता है, इंक्रीज करेगा. वॉल्यूम, अगर स्ट्रेसेस बढ़ेंगी, ये देखिए ये हमारे ग्रैनुलर टू ग्रैनुलर देखिए, ये स्ट्रेसेस बढ़ेंगी तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा. वॉल्यूम ऑफ सोइल मास, वॉल्यूम ऑफ सोइल मास इंक्रीज होगा. ठीक है. ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ न्यूट्रल स्ट्रेसेस
ओके। और मैं फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की बात करता हूं तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस decreases due to the effect of neutral stresses। ठीक है जी। तो न्यूट्रल स्ट्रेसेस की इफेक्ट के कारण क्या होगा, जो हमारी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगी हमारे सॉइल मास की, और वॉल्यूम जो है सॉइल मास की वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इससे हमारी जो पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से कंप्रेसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हैं इसमें रहते हैं, जो हमारे इट इज आल्सो नोन एज द न्यूट्रल स्ट्रेस बिकॉज द कैन नॉट रेजिस्ट shear stresses। तो ये भी हमें पता है जो न्यूट्रल स्ट्रेसेस हैं ये shear stresses को क्या नहीं कर सकती ही, काउंटरैक्ट नहीं कर पाती हैं, क्योंकि जो हमारी इफेक्टिव स्ट्रेसेस हैं, इफेक्टिव स्ट्रेसेस ही क्या करती हैं, शीयरिंग स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में हेल्प करती है सॉइल मास को, और सॉइल को जो shear स्ट्रेसेस हैं उनको रेजिस्ट करती हैं, पर पोर वाटर प्रेशर रेजिस्ट नहीं करता है। ठीक है जी, कैन नॉट रेजिस्ट shear stresses बाय द न्यूट्रल स्ट्रेसेस। ठीक है जी। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट टर्म थी, न्यूट्रल स्ट्रेसेस क्या है, टोटल स्ट्रेस क्या है, और हमारे ग्रैनुलर स्ट्रेसेस क्या है, इंटरग्रैनुलर स्ट्रेसेस क्या है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहे। तो अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ इंटरग्रैनुलर स्ट्रेसेस की, तो इफेक्ट क्या रहेंगे, इंटरग्रैनुलर स्ट्रेसेस के इफेक्ट क्या रहेंगे जो हमारे सोइल है। ठीक है जी। तो इफेक्ट की बात करें तो द प्रिंसिपल्स ऑफ द स्ट्रेस कैन बी अंडरस्टूड बाय द स्टडीइंग द इफेक्ट ऑफ इंटरग्रैनुलर स्ट्रेसेस एंड पोर वाटर प्रेशर ऑन ए सोइल मास। तो इफेक्टिव स्ट्रेस जो हमारा चैप्टर है इसका प्रिंसिपल्स क्या है, ठीक है जी, क्या सिद्धांत है, क्यों हम इसको स्टडी करते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, जो इंटरग्रैनुलर स्ट्रेसेस का इफेक्ट है और जो हमारे पोर वाटर प्रेशर का इफेक्ट है ऑन द सोइल मास, वो हमें स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा इन द प्रिंसिपल्स ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेसेस। ठीक है। तो देखते हैं जो इफेक्ट है इंटरग्रैनुलर स्ट्रेसेस का, तो इंटरग्रैनुलर स्ट्रेसेस का क्या इफेक्ट होता है इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है। तो ये थी हमारी न्यूट्रल स्ट्रेसेस और इसके इफेक्ट के बारे में। न्यूट्रल स्ट्रेसेस की इफेक्ट क्या होती है हमारे सॉइल मास पे, जो हमारी न्यूट्रल स्ट्रेसेस हैं वो डिक्रीज कर देती हैं फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ द सॉइल मास एंड इंक्रीज करती हैं वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास। अगर पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज होता है तो इफेक्टिव स्ट्रेसेस डिक्रीज होती हैं, और अगर टोटल स्ट्रेसेस इंक्रीज होती हैं तो इफेक्टिव पोर वाटर प्रेशर भी इंक्रीज हो सकता है कई कंडीशंस में। ठीक है जी। तो ये प्रिंसिपल, इसके कॉन्सेप्ट रहेंगे हमारे न्यूट्रल स्ट्रेसेस के, इंटरग्रैनुलर स्ट्रेसेस के और टोटल स्ट्रेसेस के। अब देखते हैं इफेक्ट के बारे में। तो इफेक्ट ऑफ इंटरग्रैनुलर स्ट्रेसेस, इंटरग्रैनुलर स्ट्रेसेस, ठीक है। तो क्या इफेक्ट है इंटरग्रैनुलर स्ट्रेसेस का, the effective stress is responsible for the deformation of soil mass। तो इफेक्टिव स्ट्रेस जो है यानी कि इंटरग्रैनुलर जो सोइल है, इंटरग्रैनुलर जो स्ट्रेसेस हैं ये रिस्पांसिबल होती हैं डिफॉर्मेशन ऑफ सोइल। ठीक है जी। क्योंकि अगर इफेक्टिव स्ट्रेसेस डिक्रीज होएंगी, पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज होएगा तो डिफॉर्मेशंस का आना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो आ सकती हैं डिफॉर्मेशन की। तो बट फ्रॉम द अबव डिस्कशन जो हमने अभी समझा है कुछ इक्वेशंस के अकॉर्डिंग, अगर हम देखें, इट इज क्लियर दैट सोइल मास डिफॉर्म अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस पार्शियली ड्यू टू द डिफॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स एंड पार्शियली ड्यू टू द रिलेटिव स्लाइडिंग ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्सेस के इफेक्ट से या कुछ स्लाइडिंग जो होती है, जो अदर हमारे रिलेटिव स्लाइडिंग ऑफ पार्टिकल्स की वजह से डिफॉर्मेशन आ सकती है सोइल में। ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, तो दिस अरेंजमेंट ऑफ सोइल पार्टिकल्स विद इन द सोइल मास इज रिस्पांसिबल फॉर द डिक्रीज इन द वॉइड रेशियो एंड टू इंक्रीज द शियर स्ट्रेंथ ऑफ सोइल। तो हमें क्या करना है, अगर हमने इंटरग्रैनुलर स्ट्रेसेस को बढ़ाना है तो हमें क्या करना होगा, तो जो वॉइड रेशियो है, वॉइड रेशियो को डिक्रीज करना पड़ेगा।
अगर वॉइड रेशियो डिक्रीज हो जाएगी तो उसमें क्या है, वॉइड्स नहीं रहेंगे सोइल मास में। अगर वॉइड्स नहीं रहेंगे तो उसमें वाटर एंटर नहीं कर पाएगा, वाटर एंटर नहीं कर पाएगा तो पोर वाटर प्रेशर एक्सर्ट नहीं होगा, पोर वाटर प्रेशर एक्सर्ट नहीं होएगा तो वॉल्यूम ऑफ सोइल मास नहीं बढ़ेगा, हमारे फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो डिक्रीज नहीं होगी, या हम बोल सकते हैं जो shear स्ट्रेंथ की रेजिस्टिंग है वो ज्यादा हो जाएगी अगर हम वॉइड रेशियो को कम करते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट रहेगा, इफेक्ट रहेगा इंटरग्रेनुलर स्ट्रेसेस को समझने के लिए, ताकि हम वॉइड रेशियो को अगर डिक्रीज कर सकते हैं तो हम शीयरिंग स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है जी, तो ये अगर मैं बात करता हूँ जो अलग अलग तरह के पार्टिकल्स होते हैं, कोई वेल ग्रेडेड सॉइल है, पुअरली ग्रेडेड सॉइल है, गैप ग्रेडेड सॉइल है, ठीक है, तो अलग अलग इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं सॉइल मास की अलग अलग हो सकती हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं सॉइल की, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा स्ट्रेंथ है सॉइल की वो डिपेंड करती है इन सारी चीजों पे। बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो उस पे डिपेंड करती है, मेन प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है, इंडेक्स प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है हमारी सोइल की स्ट्रेंथ, उसकी बीरिंग कैपेसिटी, कंप्रेसिबिलिटी, परमिएबिलिटी। ठीक है जी, बहुत सारे जो इफेक्ट है। ठीक है, तो इफेक्ट क्या रहेगा हमारे इंटरग्रेनुलर स्ट्रेसेस का, तो इंटरग्रेनुलर स्ट्रेसेस अगर इंक्रीज होती हैं तो इफेक्टिव स्ट्रेस में पता है इक्वल टू क्या, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो हमें बहुत सारी चीजों को क्लियर करने में हेल्प करती है। ठीक है, अगर यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो इफेक्टिव स्ट्रेसेस डिक्रीज हो रही हैं। ये देखिए मैथमेटिकली समझते हैं, ये मैंने क्या किया, पोर वाटर प्रेशर को इंक्रीज करता हूँ यहाँ पे, तो पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ से क्या हो रहा है, इफेक्टिव स्ट्रेसेस डिक्रीज हो रही हैं। ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेसेस डिक्रीज होंगी तो रेजिस्टिंग जो है हमारी फ्रिक्शनल रेजिस्टिंग है वो डिक्रीज होएगी। ठीक है जी, और वॉइड पोर वाटर प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास इंक्रीज होगा, कंप्रेसिबिलिटी बढ़ जाएगी, बेरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। ठीक है जी, तो शीयरिंग स्ट्रेंथ भी कम होगी, तो हमारी जो स्ट्रक्चर हैं वो फेल हो सकते हैं, कोलैप्स हो सकता है, डिफॉर्मेशन आ सकती है सॉइल मास में। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट रहेगा, इंटरग्रेनुलर स्ट्रेसेस का इफेक्ट रहेगा। ठीक है जी, तो हमें करना क्या रहेगा, एक अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, हमारी जो अरेंजमेंट है सॉइल पार्टिकल्स की वो वेल ग्रेडेड होनी चाहिए। ठीक है जी, तो वेल ग्रेडेड का मतलब क्या है, ऑल साइजेस ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। अगर सभी तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे सॉइल मास में तो क्या होगा, उसमें जो कोर्स ग्रेन सॉइल आ गया, फाइन ग्रेन सॉइल आ गया, अलग अलग साइजेस के आएंगे, तो उसमें जो वॉइड रेशियो की कैपेसिटी है, जब मैं बोलूं जो वॉइड रेशियो है उसका जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर वॉइड रेशियो कम होगी, वॉइड रेशियो कम होगी तो हम क्या कर सकते हैं, शीयरिंग स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं हमारे सॉइल मास की। अगर वॉइड रेशियो डिक्रीज होगी तो वाटर एंटर नहीं कर पाएगा वॉइड्स में और पोर वाटर प्रेशर एक्सर्ट नहीं हो पाएगा, पोर वाटर एक्सर्ट नहीं हो पाएगा तो इफेक्टिव स्ट्रेसेस में लो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इफेक्टिव स्ट्रेसेस का होना हमारी सॉइल मास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं हमारे इफेक्टिव स्ट्रेसेस के जो पोर वाटर प्रेशर का क्या इफेक्ट है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ पोर वाटर प्रेशर और वॉइड्स का क्या रोल रहता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।